Okay, let's start chapter number 4, the rat trap. सबसे पहले टॉपिक जो है रैट ट्रैप. टॉपिक इटसेल्फ इज वेरी क्लियर. रैट ट्रैप. रैट यानी चूहा, ट्रैप यानी उसको पकड़ना. तो रैट को पकड़ने के लिए जो पिंजरा आता है उसे रैट ट्रैप कहते हैं. लेट्स सी समथिंग अबाउट द ऑथर. नाउ द ऑथर इज सेल्मा लेगरलॉफ. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. ये एक ऐसी राइटर है जिसकी स्टोरीज को कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. A universal theme runs through all of them. उसकी जितनी भी स्टोरीज हैं उसमें एक ही चीज वो मेंशन करती है. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through the understanding and love. इंसानों के अंदर उनकी अच्छाई को, राइट, उनकी अच्छाई को जगाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग और लव से, समझौती के साथ और प्यार के साथ. आपके अंदर कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी, लेकिन आपकी उस अच्छाई को हमें जगाना होगा. और आपकी उस अच्छाई को जगाने के लिए सबसे अच्छा साधन है अंडरस्टैंडिंग एंड लव. दिस स्टोरी इज सेट अडमिस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन. ये स्टोरी जो है वो स्वीडन की माइंड्स के रिलेटेड लिखी गई है. माइन मतलब कि अर्थ में से निकलने वाले मिनरल्स, आयरन ओर, राइट. तो जो अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स निकलते हैं, राइट, उनकी जो माइंस हैं उसके रिलेटेड ये स्टोरी उसके आसपास लिखी गई है स्वीडन में. और स्वीडन जो है वो क्या है, रिच इन आयरन ओर. वहां पे आयरन ओर काफी मिलता है अर्थ के अंदर से. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री. और इसके बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सुना होगा. एंड द लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. और उस कंट्री के जो लेजेंड्स हैं, मतलब कि उस कंट्री की अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि स्वीडन जो है वो काफी फेमस है आयरन ओर के लिए. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. इस स्टोरी को थोड़ा फेरी टेल यानी कि परियों वाली कहानी के टाइप में लिखा गया है. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat trap of wire. He made them himself at odd moment from the material he got by begging in the stores or at the big farms. एक समय की बात है जब एक आदमी क्या बेचने निकलता है, छोटे छोटे रैट ट्रैप, राइट, चूहों को पकड़ने का जो पिंजरा आता है, वायर का बना हुआ, मेटेलिक वायर का बना हुआ, उसको बेचने निकलता है. ही मेड देम हिमसेल्फ. उसने वो खुद बनाए हैं. एट ऑड मोमेंट. ऑड मोमेंट का मतलब है फ्री टाइम में उसने बनाए. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग. और उसके पास वो बनाने के लिए सामान कहाँ से आया, उसके लिए उसने भीख मांगी थी. कहाँ से? स्टोर्स और एट द बिग फार्म. कोई दुकान है उधर से भीख मांगी, या कोई बड़ा फार्म है तो फार्म में से कुछ भीख मांगा. जो मटेरियल मिला उसमें से उसने रेड ट्रैप बनाए. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन इसके बावजूद जो इसका काम था रेड ट्रैप बेचने का, वो इतना बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर. इसीलिए वो क्या करता था, बेगिंग भीख मांगता था, और पेटी थीवरी, पेटी थीवरी का मतलब है छोटी मोटी चोरियां करता था, ताकि उसका शरीर और आत्मा एक साथ रहे. दिस इज अ प्रोवर्ब एक्चुअली हियर यूज्ड. बॉडी एंड साउल टुगेदर का मतलब है शरीर और आत्मा साथ रहे, मतलब इंसान जिंदा रहे. तो इन शॉर्ट उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था. अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो भीख मांगता था. भीख मांगने के अलावा वो पेटी थीवरी मतलब छोटी मोटी चोरियां करता था. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. अगर आप उसके कपड़े देखोगे तो दे वर इन रैग्स, मतलब फटे हुए थे, राइट, गंदे थे. हिज चिक्स वर संकन. उसके चिक गाल देखोगे तो एकदम धसे हुए थे अंदर. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. और उसकी आंखों में आपको क्या देखने को मिलेगा, हंगर, भूख दिखाई देगी. बेचारा हमेशा भूखा रहता था. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच वैगाबॉन्ड. कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ कितनी सैड है. कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ कितनी मोनोटोनस है, मतलब कि बोरिंग है, राइट. नाउ दिस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड. वैगाबॉन्ड मतलब क्या होता है कि जो आदमी का परमानेंट कोई ठिकाना नहीं है, जो इधर उधर भटकता रहता है, उसे वैगाबॉन्ड कहते हैं. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड. प्लॉट्स का मतलब है वॉक हेविली या फिर वॉक स्लोली. धीरे धीरे पैदल करके रोड पे वो चलता था, या भारी भारी कदमों से आगे बढ़ता था. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. और अपना मेडिटेशन मतलब अपने ही ख्यालों में खोया रहता था. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन मतलब अपने ही ख्यालों में खोया रहता था.
But one day this man had fallen into a line of thought. एक दिन उसे मन में ख्याल आया, which really seemed to him entertaining. और उसे ये ख्याल कैसा लगा? काफी entertaining लगा. इसका मतलब उसे वो ख्याल काफी interesting लगा. क्या सोचा उसने? Let's see. We had naturally be thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and sea, its city and village, was nothing but a big rat trap. अपने रेड ट्रैप के बारे में सोचते सोचते अचानक उसका आइडिया एक जगह पे आके अटक गया। वो सोचने लगा कि पूरा वर्ल्ड जो है, यहाँ की जो जमीन है, दरिया है, सिटी है, विलेज है, वो और कुछ नहीं है बट एक बड़ा रेड ट्रैप ही तो है। मतलब वो ऐसा मानता है कि ये जो दुनिया है, जमीन है, जायदाद है, सी एंड ओशंस है, सिटी और विलेज है, वो एक रेड ट्रैप की तरह ही है। एक चूहे का पिंजरा चूहे को पकड़ता है, वैसे ही इंसान इस होल वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस जाता है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। इस चीजों का दुनिया में और कोई पर्पस नहीं है देन टू सेट बेट्स फॉर द पीपल। ये अगर कोई इस तरफ अट्रैक्ट हुआ, मतलब चूहे का जो ये पिंजरा है, उसमें अगर कोई चूहा चीज देख के या पिग का मीट देखकर अट्रैक्ट होता है, अंदर जाने की लालच करता है, टेम्पटेड मतलब अट्रैक्ट होता है, और वो इस बेट को, चारे को छूने की कोशिश करेगा, तो इट क्लोज्ड ऑन हिम, तो वो पिंजरा बंद हो जाएगा। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में है वो ये बता रहे हैं कि रैट ट्रैप जो है, वो पर्सन जो है जो रैट ट्रैप बेचता है, वो ऐसा सोचता है कि ये दुनिया जो है और दुनिया में रखी चीजें, राइट, वो सब एक तरह का जाल है जिसमें इंसान लालच में आ जाए तो फंस कर रह जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब ये जो दुनिया है वो उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है, वो रेड ट्रैप सेलर के साथ, राइट, दुनिया उसके लिए अच्छी नहीं है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन इट्स वे। तो कभी भी अगर वो दुनिया के लिए अजीब सोचता है, राइट, अगर उसके दुनिया के बारे में अगर वो बुरा सोचता है तो उसे उसमें खुशी मिलती है। ही एक्सपीरियंस अनवांटेड जॉय। अनवांटेड मतलब अजीब सी, जॉय मतलब खुशी। तो अजीब सी खुशी हासिल करता है जब वो दुनिया को गलत साबित करता है। आई होप दीज लाइन्स आर क्लियर टू यू। अगर दुनिया ने उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया है तो इस वजह से वो दुनिया के बारे में बुरा बुरा बोलता है, सोचता है, और ऐसा करके उसे अजीब सी खुशी मिलती है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफिस। उसके लिए ये क्या बन चुका है? एक पास टाइम, टाइम पास करने के लिए ये एक अच्छा मौका मिल जाता है उसको। दुनिया के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलता रहता है और खुश होता है। ड्यूरिंग मैनी डियररी प्लॉडिंग। डियरी प्लॉडिंग मतलब डल प्लॉडिंग। जब भी वो डल ऐसे ही रास्तों पर भटकता रहता है, प्लॉडिंग मतलब टू वॉक स्लोली और हैविली। तो जब भी वो इस तरह की ड्रियरी मतलब के डल प्लॉडिंग चलता चलता सोचता है, तो थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नैप। उन लोगों के बारे में वो चलता चलता सोचता रहता है जिन्हें वो पहचानता है और वो इस तरह से फंस चुके हैं। किस में फंस चुके हैं? डेंजरस स्नैर। स्नैर मतलब पिंजरा। तो कुछ लोग हैं जिन्हें वो जानता है, वो लोग इस दुनिया में इस डेंजरस पिंजरे में फंस चुके हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक फंसे नहीं हैं, लेकिन सर्कलिंग मतलब गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं इसी बेट के आसपास। बेट मतलब चारा, तो इसी चारे के आसपास वो लोग चक्कर लगा रहे हैं, कभी ना कभी वो भी फंस जाएंगे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक शाम को जब काफी अंधेरा हो चुका था, तो ही वॉज ट्रजिंग। ट्रजिंग मतलब के थकान से धीरे धीरे चल रहा था रोड के साइड पे। तो उसकी नजर पड़ी एक छोटे से कॉटेज पे जो रोड के किनारे पे था। एंड ही नॉक्ड एट द डोर। इसलिए वो रास्ते के किनारे में जो कॉटेज था उसका जाके उसने दरवाजा खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उसने वहां पे रात रुकने की गुजारिश की कि मुझे यहाँ पे रात रुकने दो। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। उसको किसी ने मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द साउर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज ओन लोनलीनेस। अब वैसे तो क्या होता था कि जैसे ही वो रात रुकने की बात करता तो किसी ने उसे मना नहीं किया। हालांकि उसको तो हमेशा सौर फेसेस मिलते हैं। सौर फेसेस मतलब एंग्री फेसेस।
लोग गुस्सा करते हैं इस बूढ़े के ऊपर। लेकिन इस बार ऑर्डिनरीली क्या हुआ, एक आदमी जिसने दरवाजा खोला, राइट, जो इस घर का मालिक था और उसकी वाइफ नहीं थी, राइट, मे बी उसकी वाइफ शायद मर चुकी थी या उसके बच्चे भी नहीं थे। वो बहुत ही खुश था किसी एक को देख कर कि चलो आज इसके साथ बातें करेंगे और अपना अकेलापन मेरा दूर हो जाएगा। तो उस कॉटेज वाला जो आदमी था, उसने इस रैट ट्रैप सेलर को अपने घर में रात रुकने की इजाजत दे दी, बिल्कुल मना नहीं किया और कोई भी तरह का फेस नहीं बनाया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उसने पॉरिज का जो पॉट है, मटका है, वो आग पे रख दिया तपाने के लिए। पॉरिज पॉट मतलब खिचड़ी वगैरह बनाने का सामान उसने चालू कर दिया फायर पे रख के। एंड गेव हिम सपर, और रात का खाना दिया। देन ही क्रेव्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन। फिर उसके बाद उसने क्या किया, कार्व्ड ऑफ, कार्व्ड ऑफ का मतलब है कट ऑफ, उसने काटा एक बड़ा सा स्लाइस। उसके पास टोबैको रोल था, तंबाकू से भरा हुआ रोल, उसको कट करके दो हिस्से किए। वो इतना इनफ था जो स्ट्रेंजर के लिए, स्ट्रेंजर यहाँ पे कौन है, जो रैट ट्रैप सेलर है वो स्ट्रेंजर है, उसके लिए भी, और एन इज ओन, खुद के लिए भी पर्याप्त होगा। इनफ माने कि वो टॉबेको रोल इतना काफी था कि कट करके दो पार्ट करोगे तो वो जो रैट ट्रैप सेलर है और जो ओनर है उन दोनों के लिए ये काफी रहेगा। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर वो अपने पुराने ताश के पत्तों का एक कार्ड पैक लेके आया एंड प्लेड, और उन लोगों ने गेम खेला जिसका नाम है मुजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। वो दोनों अपने मतलब वो ओनर गेस्ट के साथ, गेस्ट यानी कौन, रेड ट्रैप सेलर, उसके साथ मुजोलिस कार्ड्स खेला जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता। Now the old man was just as generous with his confidence as with the porridge and tobacco. ये जो बूढ़ा इंसान था वो बहुत ही generous था, उसका नेचर गिविंग नेचर का था, राइट। एंड विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज porridge and tobacco, मतलब द ओल्ड मैन वॉज एज जस्ट जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज porridge and tobacco। जिस तरह उसने उसके साथ अपना खाना porridge शेयर किया, tobacco शेयर किया, राइट। तो द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, मतलब उसके साथ ही उसने उसका कॉन्फिडेंस भी शेयर कर लिया। मतलब अब वो जो बूढ़ा इंसान था घर में रहने वाला, उसको सामने वाले पे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था और अब वो उससे खुल के बातें करने लगा। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, वो जो सामने वाला गेस्ट है, यहाँ पर गेस्ट कौन है, रेड ट्रैप सेलर, उसको उसने बता दिया बूढ़े इंसान ने, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पैरिटी ही हिज होस्ट हैज बीन अ कॉफ्टर। उसने उसे बताया कि जब मेरे अमीरी के दिन थे, जब मैं जवान था, अमीरी के दिन थे, तो उसका जो होस्ट है, होस्ट मतलब कि उस घर का मालिक है, वो क्या काम करता था, क्रॉफ्टर की तरह काम करता था। क्रॉफ्टर काम, क्रॉफ्टर एक पोस्ट का नाम है, क्रॉफ्टर की तरह वो काम करता था। इंडस्ट्री का नाम था रैम्सजो आयरन वर्क। तो रैम्सजो आयरन वर्क फैक्ट्री का नाम है, कंपनी का नाम है। वहां पर एज अ क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का काम होता था वर्क ऑन अ रेंटेड फार्म, किसी के रेंटेड फार्म पे आप जाके काम करो, दैट इज अ क्रॉफ्टर। तो इन शॉर्ट यहाँ पे गेस्ट जो है, उसे मालिक ने बताया कि जब उसके दिन अच्छे चल रहे थे तब वो क्रॉफ्टर की पोस्ट पे रैम्सजो आयरन वर्क में काम किया करता था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जमीन पे काम किया। आई टोल्ड यू क्रॉफ्टर का मतलब होता है वर्क ऑन रेंटेड फार्म, राइट, टू वर्क ऑन अ रेंटेड फार्म, दैट पोस्ट इज क्रॉफ्टर। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू दैट लेबर, अब वो इतना मेहनत वाला काम नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया था उस मालिक ने, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, उसके पास एक गाय थी जिसकी मदद से वो अपनी फैमिली, अपने आप को सपोर्ट करता था। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये जो बॉसी बोला है वो किसके लिए, वो काव के लिए बोल रहा है। उसकी जो गाय है वो बड़ी बॉसी नेचर की है, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है उसकी गाय। कैसे, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो दूध देती थी क्रीमरी के लिए हर रोज। क्रीमरी मतलब वो दूध काफी चीज जैसा गाढ़ा था, अ वेरी हाई क्वालिटी गुड मिल्क वो काव देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोड़ इन पेमेंट, और पिछले महीने उसको ये दूध सप्लाई करने के लिए कितना पैसा मिला था, 30 करोड़। ये क्रोनोर जो है वो स्वीडन की करेंसी है, ठीक है। तो पिछले महीने उसने 30 करोड़ कमाया था ये गाय का दूध बेचकर।
वो क्या करता था, गाय का दूध इंडस्ट्री वालों को बेच देता था और उसके बदले में उसे पैसा मिलता था, उसमें से उसको 30 क्रोनोर मिले। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस। जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मतलब यहाँ पे घर में स्ट्रेंजर कौन है, वो रेड ट्रैप सेलर, जो बाहर का आदमी है वो स्ट्रेंजर है, उसको वो कैसा लगता था, इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब वो कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए उसकी शक्ल देख के ऐसा लगा कि जो स्ट्रेंजर है वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है ये बात सुनकर, और इससे विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए वो बूढ़ा खड़ा हुआ, घर का ओनर, एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, वहां पर एक लेदर पाउच पड़ा था जो दीवार के विंडो की फ्रेम के पास में एक कील लगी थी, उसके पास वो पाउच हैंग हो रहा था, तो विच हंग ऑन अ नेल इन अ वेरी विंडो फ्रेम। तो उसने खिड़की के पास में लगी हुई कील, उससे एक लेदर पाउच को उतारा, एंड पिक्ड आउट, उसमें से क्या निकाला, 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल, तीन तीन 10 क्रोनोर वाले बिल, मतलब 10-10 क्रोनोर वाले 3 नोट निकाले, 10-10 क्रोनोर वाले 3 बिल्स यानी कि 3 नोट निकाले, तो 10 3 30 क्रोनोर हो गया, और उसको दिखाने लगा। और वो नोटों की हालत कैसी थी, व्रिंकल्ड, काफी टर्न्स और ट्विस्ट किया हुआ था पैसा। These he held up before the eyes of the guest, उसने उस गेस्ट की आंखों के सामने वो नोट दिखाए, नॉडिंग नोइंगली, और नॉडिंग नोइंगली मतलब जानबूझ के उन नोटों को हिला रहा था, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उसने उस पाउच में वो तीनों नोट रख के वापस वहीं पे लटका दिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों के दोनों उठते हैं, गुड सीजन मतलब जल्दी उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर मतलब जो घर का मालिक, राइट, वो जो क्रॉफ्टर है वो बहुत जल्दी में था क्योंकि उसको गाय से दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और जो दूसरा आदमी था, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसको लगा कि अब मुझे सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज गॉटन अप, क्योंकि घर का मालिक खुद जाग चुका है, तो कैसा लगेगा कि घर का मालिक जाग के काम करने चला गया और मैं इसी घर में यहाँ पर लेटा पड़ा रहूं, तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो भी जल्दी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने साथ में वो कॉटेज छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया और उसकी चाबी अपने पॉकेट में रख दी। नाउ द मैन विथ हिज रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो मैन था जिसके पास रैट ट्रैप्स बेचने के लिए थे, उसने गुड बाय थैंक यू कहा, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्ते को चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर आधे घंटे के बाद वो जो रेड ट्रैप पेडलर यानी जो रेड ट्रैप सेलर था ना, वो उस कॉटेज पे फिर से आया, दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सीधा खिड़की के पास गया, स्मैश्ड अ पेन, स्मैश्ड मतलब तोड़ देना, टू ब्रेक द विंडो पेन, खिड़की का कांच तोड़ दिया, स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथ से अंदर भेजा हाथ को, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, उस पाउच को उठाया जिसके अंदर क्या पड़े थे, 30 क्रोनोर। ही टोक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने वो पैसा उठा के अच्छे से अपनी पॉकेट में रख लिया, वहां से पैसा उठाया पाउच में से, अपनी जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन हिज प्लेस, फिर से उस लेदर पाउच को उसी जगह पे लटका दिया और फिर वो वहां से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे उसने पैसा अपनी जेब में रखा, उसको बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने बहुत ही स्मार्ट काम किया है। I have done some smartness. As he walked along with the money in his pocket, उसको लगा मैंने बहुत smartness किया है. He realized, of course, that at first he dared not to continue on the public highway. उसको realize हुआ कि सबसे पहले क्या realize हुआ कि उसको daring नहीं हो रही थी कि मैं public highway पे एक आम सड़क पे चलकर जाऊं, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्रॉफ्टर को अगर पता चल गया कि ये पैसे गुम हो गए हैं, तो उसका सीधा शक उस पर ही जाएगा, और अगर वो उसे ढूंढने निकला तो पब्लिक हाईवे पे ढूंढना आसान हो जाएगा और वो मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो पब्लिक हाईवे पे ना चलकर उसने क्या सोचा, नाउ बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, ये मेन रोड छोड़ देना होगा, इनटू द वुड्स, जंगल के रास्ते में चला जाऊंगा, तो वो जंगल के रास्ते चल पड़ा।
ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले कुछ घंटों तक उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे, उसी दिन आगे चलकर फिर क्या हुआ, इट बिकेम वर्स, सिचुएशन और खराब होती गई। कैसे? फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा था, काफी कंफ्यूजिंग था। नाउ विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस फॉरेस्ट में वो अंदर गया। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो कोशिश कर रहा था कि श्योरली वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़े, लेकिन जो पाथ था, रास्ता था, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, वो इतना ट्विस्ट वाला था, आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली। इससे क्या हो रहा था, ही वॉकड एंड वॉक विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ वुड, वो चलता गया लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड बीन ओनली वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसे लगता था कि वो फॉरेस्ट के एक ही हिस्से में गोल गोल घूमने लगा है। इन शॉर्ट, वो फॉरेस्ट में रास्ता भटक चुका था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, तुरंत ही उसे वो बात याद आई, वर्ल्ड, रेड ट्रैप। वर्ल्ड भी एक रेड ट्रैप की तरह जाल है। वैसे तो वो दूसरों के बारे में सोच रहा था कि जो उसके पहचान वाले हैं वो दुनिया में इस रेड ट्रैप में फंस चुके हैं, और कुछ अभी भी सर्कलिंग गोल गोल घूम रहे हैं, कभी भी फंस सकते हैं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये रेड ट्रैप सेलर खुद ही उस चक्कर में फंस गया। दुनिया एक रेड ट्रैप है, आज उस दुनिया में ये भी फंस चुका है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, आज उसका खुद का टर्न आ गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, वो खुद बेवकूफ बन गया चारा देखकर, 30 कोनोर, राइट। एंड ही हैड बीन कॉट, और वो उसमें फंस चुका है। द होल फॉरेस्ट विथ इट ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, पूरा जंगल जहां पर आप देखेंगे कि पेड़ों के ट्रंक हैं, उनकी ब्रांचेस हैं। इट्स थिकेट, थिकेट मतलब के बड़े बड़े घने पेड़। एंड फॉलन लॉग्स, लॉग्स यानी कि लकड़ी के टुकड़े, राइट, जो गिरे पड़े हैं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे जेल में फंस चुका है जहां से वो कभी एस्केप, भाग सकता नहीं है। इम्पेनिटरेबल का मतलब है इम्पासिबल, ही विल नॉट बी एबल टू पास दैट प्रिजन, वो इस फॉरेस्ट को, जिसे वो प्रिजन के साथ कंपेयर कर रहा है, वो इसे पास नहीं कर पाएगा, इसमें से कभी एस्केप नहीं हो पाएगा, ऐसा उसे लगने लगा। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, राइट, महीना था दिसंबर, लेट हो चुकी थी। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा छा चुका था, राइट। डार्कनेस हैज डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट, दिस इंक्रीज द डेंजर, अब अंधेरा हो गया, दिसंबर का महीना था, शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरे की वजह से खतरा और बढ़ गया था, हो सकता है कोई जंगली जानवर उसका शिकार कर ले, वो फॉरेस्ट से पास आउट हो रहा है। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और अंधेरा बढ़ते बढ़ते साथ में उसका ग्लूम और डिस्पेयर भी बढ़ रहा था। ग्लूम मतलब उसकी सैडनेस बढ़ रही थी, डेस्पेयर मतलब उसकी होपलेसनेस, आशा की किरण कम होती हुई जा रही थी। उसको लग नहीं रहा था कि वो इस जंगल से निकल पाएगा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, उसे कोई रास्ता नहीं मिला। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पे गिर पे लेट गया। टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था कि मानो उसकी मौत हो जाएगी। थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसे ऐसा भी लग रहा था कि ये उसकी लास्ट मोमेंट है, अब वो मरने वाला है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, जैसे वो जमीन पे लेट गया और अपना सिर ग्राउंड पे रखा, तो उसको आवाज सुनाई देने लगी। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, बहुत ही कड़क आवाज, रेगुलरली थम्पिंग। थम्पिंग मतलब क्या होता है कि बीटिंग आयरन विथ हैमर, हथौड़े से लोहे को टीपते हैं, उस आवाज को थम्पिंग कहते हैं। ऐसी रेगुलर आवाजें उसे जमीन में कान रखने पर सुनाई देने लगी, राइट। नाउ देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, इसमें कोई शक नहीं है, उसे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है आसपास। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, ये हैमर के स्ट्रोक्स हैं, हथौड़ी की आवाज है। और कहाँ से आ रही है, फ्रॉम एन आयरन मिल, कोई आसपास लोहे की फैक्ट्री है, मिल है, वहां से ये आवाज आ रही है। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कोई तो होगा आसपास, कोई तो लोग मुझे मिलेंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, ही समन्ड, समन्ड मतलब गैदर्ड, ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, सारी मेहनत, सारी मतलब ताकत को अपने साथ जुटा के गॉट अप, खड़ा हुआ।
एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी उस तरफ वो आगे बढ़ने लगा। द रेम्सजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब जो रेम्सजो आयरन वर्क है जो अब बंद हो चुका है, वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, राइट। तो रेम्सजो आयरन वर्क है विच आर नाउ क्लोज डाउन, मतलब आज की तारीख में वो बंद है, लेकिन पहले क्या था, वो एक बहुत ही बड़ा प्लांट था। वहां पे प्लांट में क्या था, विथ स्मेल्टर। स्मेल्टर एक ऐसी मशीन होती है, एक भट्टी होती है जहाँ पे आयरन को गर्म करके पिघलाया जाता है। तो इट्स अ मशीन यूज टू मेल्ट आयरन। तो एक बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ पे स्मेल्टर था। रोलिंग मिल, जहाँ पे लोहे को शीट में फॉर्म करके रोल किया जाता था। आपने कभी कभी बड़े बड़े ट्रक देखे होंगे जिसके ऊपर आयरन एंड स्टील के शीट जो होती है, पतली शीट, उसको रोल करके जाते हैं। और बड़ा सा ट्रैक्टर ट्रेलर होता है, लेकिन उसमें फिर भी वो रोल एक या दो ही रोल्स रखते हैं क्योंकि वो काफी वजनदार होते हैं। तो ये जो रेम्सजो आयरन वर्क है जो अब बंद हो चुका है, लेकिन पहले क्या था, एक बहुत बड़ा प्लांट था जहाँ पे स्मेल्टर था, मशीन थी जिसमें मेटल को, आयरन को मेल्ट किया जाता था। फिर उसके बाद रोलिंग मिल थी जहाँ पे आयरन की शीट्स को रोल करके तैयार किया जाता था। और एक फोर्ज थी, फोर्ज यानी के हीट करने की जगह थी जहाँ पे आयरन को हीट करके पिघलाया जाता था। इन In the summertime, long lines of heavily loaded barrages and scows slid down the canal. जब समर सीजन होती थी तब लंबी लाइनें लगती थी। हैवीली लोडेड मतलब बहुत सारा सामान लोड करके बार्जिस एंड स्काउस। ये जो बार्जिस एंड स्काउस है उसका मतलब होता है एक प्रकार की बोट है। तो समर सीजन में लंबी लाइनें लगती थी जिसमें बहुत ही हैवीली लोडेड बोट्स आती थी। स्लिट डाउन द कैनल, वो बोटें कैनाल के रास्ते से आती थी। फिर कहाँ आती थी, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। फिर वो कैनाल जहाँ पे एंड होती है वहां पर एक बड़ा सा इनलैंड लेक था। इनलैंड मतलब उसका कनेक्शन किसी रिवर या दरिया से नहीं था। तो समर टाइम में बहुत ही हैवीली लोडेड बोटें कैनाल के रास्ते से आती थी, और जिस कैनाल का एंड आता था एक बड़ा सा इनलैंड लेक, और वहां पर वो आयरन खाली होता था। और विंटर टाइम में क्या होता था, ठंडियों के टाइम में वो कैनाल जो है वो फ्रीज हो जाती थी, इसलिए कैनाल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो फ्रीज होके बर्फ बन चुकी है। तो फिर रोड थे, रोड नियर द मिल्स वर ब्लैक, और उस रोड से ट्रांसपोर्ट होता था। आप देखेंगे तो रोड कैसे थे, द रोड्स वर ब्लैक। क्यों काले हो गए थे, कोल डस्ट की वजह से। अब यहाँ कोल डस्ट कहाँ से आया, आयरन को मेल्ट करने के लिए कोयला जलाया जाता है, और जब ट्रकों में या व्हीकल्स में कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो थोड़ा थोड़ा कोल डस्ट उसमें से गिरेगा जिस वजह से रास्ते काले हो जाते हैं। तो विंटर टाइम में जो रोड्स थे इस मिल की तरफ आने वाले वो सारे ब्लैक दिखते थे क्योंकि उनके ऊपर कोल डस्ट गिरता था। विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। सिफ्टेड मतलब मूव, ये कोल्डस्ट जो है वो कहाँ से शिफ्ट होती थी, वो मूव होती थी। मूव डाउन कहाँ से मूव होती थी, तो बिग चारकोल क्रेट्स, बड़े बड़े चारकोल भरे हुए क्रेट्स में से ये कोल्डस्ट गिरता था। क्रेट्स यानी वुडन बॉक्सेस, लकड़ी के बक्से उसमें चारकोल ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लकड़ी के बॉक्सेस में चारकोल ट्रांसमिट किया जाता था, एक से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था, मूव किया जाता था। और मूवमेंट के दौरान कोल्डस्ट उसमें से गिरता था। उस कोल्डस्ट गिरने से रास्ते कैसे हो गए थे, ब्लैक हो गए थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, एक बार क्या हुआ, इसी तरह की एक लॉन्ग डार्क इवनिंग थी, अंधेरा हो चुका था, शाम का समय था, और क्रिसमस से पहले की बात है। क्रिसमस 25 दिसंबर है, तो उससे पहले का समय था। मे बी 23 या 24 दिसंबर रहा होगा। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज। दो जन थे, डार्क मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर। सेट इन द डार्क फोर्ज, काफी अंधेरा था, फोर्ज में वो बैठे थे, फर्नेस के पास, भट्टी के पास बैठे थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, किसका वेट कर रहे थे, पिग आयरन का। पिग आयरन मतलब कच्चा आयरन होता है जो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है। फर्स्ट दे विल ऑब्टेन आयरन इन द लिक्विड फॉर्म, दैट इज पिग आयरन, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिस लोहे को उन्होंने आग में रखा है वो पिघल के बाहर आएगा। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, फिर वो एनविल पे रखेंगे। एनविल मतलब वो जगह होती है जहां पर गरम गरम मेटल को पीट पीट कर शेप दिया जाता है। मतलब
यहाँ पर 2 जन बैठे हैं, एक मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर। फोर्ज यानी हीटिंग का काम चालू है फर्नेस में। वहां पर वो लोग वेट कर रहे हैं पिग आयरन का। पिग आयरन कब मिलेगा उन्हें? तो विच ही हैड बीन पुट इन द फायर, लोहे को उन्होंने आग में तपाया है। तपाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड पिग आयरन। फिर उसको रखेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। सॉलिडिफाई करने के बाद उसको एनविल पे रखा जाएगा। एनविल वो जगह है जहाँ पे गर्म मेटल्स को पीट के उसको शेप अप किया जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर, पहले एक जन उठता था और वो जो आयरन को गर्म कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म होने वाला है, तो उसको गोल गोल घुमाया जाता है, स्टर करते हैं। और ग्लोइंग मास, ग्लोइंग मतलब लोहा बहुत गर्म हो जाता है, तब वो गोल्ड की तरह येलोइश ग्लो करने लगता है। विथ अ लॉन्ग आयरन बार, वो किससे घुमाते थे? उनके पास खुद के पास एक आयरन का लॉन्ग बार था, जिसे हम बोलते हैं ना सलिया। तो सलिए की मदद से, आयरन बार की मदद से वो लोग इस मिक्सचर को, लिक्विड मिक्सचर को गोल गोल घुमाते थे, जो बहुत ही ग्लो कर रहा था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, ये काम करने के बाद वो दो में से एक जन जाता, काम करता, गोल घुमा के वापस आता और पसीना पसीना हो जाता। दो एज वॉज द कस्टम, क्योंकि ये वहां का यही तरीका है। ही वोर नथिंग, उसने कुछ पहना नहीं था, बट एक लॉन्ग शर्ट था। जो पर्सन है जो घुमा रहा था, उसने एक लॉन्ग शर्ट पहना था, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते। दिस इज जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन, क्योंकि वो प्लेस काफी हॉट रहती है, अपनी सेफ्टी के लिए वो वुडन शूज पहनते थे। मतलब दोनों का एक एक करके टर्न रखा हुआ था, टर्न बाय टर्न दो में से एक जन जाता था, एक बड़े से आयरन बार से वो उस मेल्ट होते हुए आयरन को गोल घुमाता था, जो कि एक बहुत ही ग्लोइंग मास था। इतना काम करके वो काफी पसीना हो जाता था और रिटर्न आता था। उन लोगों ने क्या कपड़े पहन रखे थे? एक लंबा सा लॉन्ग शर्ट था और पैरों में पहन रखे थे वुडन शूज। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड टू बी हर्ड इन द फोर्स, पूरा टाइम वहां बहुत आवाज होता था फोर्ज में, जहाँ पे मेटल हीट किया जा रहा है। द बिग बैलोज ग्नोन्ड, बिग बैलोज का मतलब होता है, ग्नोन्ड मतलब साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। बिग बैलोज क्या होते हैं? वो एयर ब्लो करते हैं, जोर जोर से एयर फूकी जाती है, क्योंकि जब आपको आयरन हीट करना है तो मैक्सिमम लेवल ऑक्सीजन का चाहिए, तो ही वो टेम्परेचर कैच करेगा, आयरन ज्यादा हीट होगा, मेल्ट होगा। तो बिग बैलोज वर देयर टू ब्लो एयर, एंड एयर वाज ब्लोन एट अ वेरी इन अ पावरफुल वे, सो दैट वाज अ साउंड प्रोड्यूस ओवर देयर, राइट? बहुत सारा आवाज प्रोड्यूस हो रहा था। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और कोयला जब जलता है तो क्रैकलिंग साउंड, क्रैक हो रहा था, उसका आवाज आ रहा था। द फायर बॉय, फायर बॉय मतलब कौन है? जो उसका हेल्पर था उसके लिए लिखा है फायर बॉय। एक था, दो जन थे, मास्टर स्मिथ और हेल्पर। तो यहाँ पर फायर बॉय कौन है? वो उसका हेल्पर है। शोवेल चारकोल, शोवेल मतलब एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसकी मदद से वो चारकोल को कलेक्ट करके कहाँ डालता था? इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस। माउ दैट इज माउथ, भट्टी का जो मुंह है, जहाँ पे मेटल को गर्म करने फर्नेस में रखा है, तो उसका एक ओपनिंग है, माउथ है, उसके अंदर चारकोल डालना है। तो शॉवेल की मदद से वो चारकोल को कलेक्ट करके फर्नेस के माउथ में एंटर करता, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और इसमें भी बहुत आवाज हो रहा था। आउटसाइड रोर द वाटरफॉल, अब इस फैक्ट्री के बाहर क्या हो रहा है? एक वाटरफॉल है, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और बहुत तेज नॉर्थ विंड हवाएं चल रही हैं। विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और इस वजह से बारिश जो है, हवा की वजह से बारिश को फोर्स किया जा रहा है कि वो इस रूफ के ऊपर आके गिरे। अब ये जो इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, उसका रूफ कैसा था? ब्रिक टाइल्ड रूफ, ईंटों का टाइल्स वाला रूफ तैयार था, उसके ऊपर वो गिर रहा था, तो बारिश के गिरने से रूफ पे उसकी भी आवाज हो रही थी। तो इस पैराग्राफ में वो लोग ये बताना चाहते हैं कि इस फोर्ज में बहुत आवाज हो रही है, एक बिग बैलोस चल रहे हैं जो हवा फूकने का काम कर रहे हैं, उनका आवाज है। जलता हुआ कोयला जो है वो क्रैक हो रहा है, तो उसका क्रैकलिंग साउंड है। उसके बाद जो लड़का है हेल्पर, वो क्या कर रहा है? फायर बॉय, वो चारकोल को शॉवेल की मदद से कलेक्ट करके फर्नेस के माउथ में एंटर कर रहा है। चारकोल डालने से वो जलाएंगे चारकोल को, उसकी हीट से आयरन गर्म होगा, पिघलेगा, और उसमें भी बहुत आवाज हो रही है। इसके अलावा बाहर वाटरफॉल की आवाज है, बारिश हो रही है, नॉर्थ विंड की हवाएं चलने की वजह से ये बारिश इस फोर्ज के
रूफ पे आके गिरती है जिसका आवाज हो रहा है, क्योंकि वो रूफ भी कैसा है, ब्रिक और टाइल्स का बना हुआ है, तो इट मे बी क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉइज ओवर देयर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इतनी सब आवाजों की वजह से, दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस, जो ब्लैकस्मिथ है, यहाँ पर ब्लैकस्मिथ मतलब जो मेन आदमी था, मास्टर स्मिथ, उसको पता ही नहीं चला कि वो बाहर वाला इंसान कब गेट खोल के फोर्ज के अंदर आ गया। राइट, तो क्योंकि इतना सारा आवाज हो रहा है, इसलिए जो मेन पर्सन था मास्टर स्मिथ, उसे पता ही नहीं चला कि वो रेड ट्रैप सेलर दरवाजे का गेट खोलकर वो कब अंदर फोर्ज में आया, उसे पता नहीं चला। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब वो एकदम पास में आ गया फर्नेस के, तब उसे दिखाई दिया कि ये बाहर का इंसान कोई अंदर आ चुका है। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. श्योरली ये कोई असाधारण बात नहीं है। वो गरीब था, वैगाबॉन्ड था, उसका कोई घर नहीं था, यहाँ वहां घूमता रहता था, इसलिए उसको कोई अच्छा शेल्टर नहीं मिल रहा था, तो रात बिताने के लिए वो इस जगह से अट्रैक्ट हुआ, इस फोर्ज से जहाँ पे हीटिंग का काम हो रहा है। अब उसे पता कैसे चला यहाँ से फोर्ज आ रही है? दो बातों से। एक, इस फोर्ज में से आती हुई लाइट, लाइट को देख के इसे पता चला कि यहाँ पर एक फोर्ज है। वो लाइट बाहर कैसे आई? सूटी पेन्स में से। सूटी पेन्स मतलब वहां पर खिड़कियां हैं, लेकिन वो खिड़कियों के कांच एकदम साफ नहीं है, धुंधले धुंधले कांच हैं। कैसे हो गए धुंधले? क्योंकि वहां पे कोल डस्ट उड़ता है, तो उसकी वजह से ये कांच बिल्कुल साफ नहीं है। सूटी पेन्स हैं, कोल डस्ट लगा हुआ है, फिर भी उसमें से लाइट बाहर आती है। वो लाइट को देखकर वो आदमी इधर पहुंच गया। और दूसरा, उसने जमीन पे थंपिंग, लोहे को पीटने की आवाज सुनी थी। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया अपने आप को गर्म करने के लिए इस फायर के पास, क्योंकि वहां तो बहुत गर्मी थी, उनके तो पसीने छूट रहे थे, लेकिन दिसंबर मंथ था, तो ये वहां पर आकर खड़ा हो गया अपने आप को गर्म करने के लिए। कौन आगे आकर खड़ा हो गया? वो रेड ट्रैप सेलर। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. जो ब्लैकस्मिथ था, जो मेन आदमी था, उसने कैजुअली एक बार उसकी तरफ नजर घुमाई और इनडिफरेंटली उसको देखने लगा। इंट्रूडर मतलब कौन? जो पर्सन बिना परमिशन के आपकी प्रॉपर्टी में घुस आए उसे इंट्रूडर कहते हैं। तो यहाँ पर वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो बिना परमिशन के एंटर हुआ था, इसका मतलब वो इंट्रूडर है। ब्लैकस्मिथ उसे ग्लैंस कर रहा था कैजुअली, और थोड़ा अजीब तरीके से भी घूर रहा था उसी को। He looked the way people of this type usually did. वो देख रहा था कि इस तरह के लोग ऐसा ही करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, डर्टी, दिखने में गंदे होते हैं, रैग्ड, फटे फूटे कपड़े होते हैं, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप, और बहुत सारे रेड ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे लटक रहे हैं। मतलब रेड ट्रैप्स बेचने निकला था तो उसकी चेस्ट पे लटकते हुए रेड ट्रैप्स थे। तो वो समझ गया कि ऐसे लोग जो हैं, लंबी दाढ़ी वाले, गंदे दिखने वाले, फटे फूटे कपड़े पहने हुए रेड ट्रैप सेलर है, तो अच्छी जगह देखकर आ गया रात बिताने, वो ये समझ गया। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. अब उसने परमिशन मांगी कि मैं आज रात को यहाँ रुक सकता हूँ, तो मास्टर ब्लैकस्मिथ ने नॉडेड मतलब अपना सिर हिलाया। क्या? अ हाउटी कंसेंट, बड़ा प्राउडली उसने उसे जवाब दिया, मुंह से नहीं, सिर्फ इशारा करके। विदाउट ऑनरिंग हिम, बहुत ज्यादा उसका मान सम्मान नहीं किया। विथ अ सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड बोल के कह दिया, हाँ ठीक है। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, जो ट्रैम्प है उसने कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प यहाँ पर कौन है? ट्रैम्प मतलब रेड ट्रैप सेलर, जो बाहर से इनके फैक्ट्री में घुस आया है, वो तो कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि वो यहाँ बात करने नहीं आया है, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, वो तो अपने आप को गर्म करने आया है यहाँ पर, और एंड स्लीप, यहाँ पर सोने के लिए आया है। इन दोज डेज द रैम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उस टाइम पे ये जो रैम्सजो आयरन मिल का है ना ओनर, वो कौन था? एक बहुत ही बड़ा आयरन मास्टर था, मतलब बड़ा सेठ था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। और वो बहुत ही बड़ा एम्बिशन था उसका, सपना था कि मैं मार्केट में अच्छे से अच्छा आयरन प्रोड्यूस करके दूं। रैम्सजो आयरन मिल का मालिक
बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था। उसका एम्बिशन था कि उसका आयरन क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट होना चाहिए, वो गुड आयरन देना चाहता था मार्केट में। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी व्हाट द वर्क हैज डन। वो दिन रात फैक्ट्री के चक्कर लगाता था ये देखने के लिए कि क्या काम हुआ है, एज वेल एज पॉसिबल। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज, और उसी समय वो फैक्ट्री में आ पहुंचा। ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, ऐसा वो हर बार नाइट में आके राउंड लगाता था, इंस्पेक्शन यानी चेकिंग करने वो आया करता था। तो आज भी वो इंस्पेक्शन में आ गया। अब वो आके क्या देखेगा कि यहाँ पर वो रेड ट्रैप सेलर सोया हुआ है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रेगामुफिन। सबसे पहला आके फैक्ट्री में उसने किसको देखा? वो मालिक ने आके सबसे टॉल रेगामुफिन को देखा। यहाँ पे रेगामुफिन मतलब रेड ट्रैप सेलर के लिए ही लिखा है, तो उसने आके, वो हाइट में टॉल था, तो टॉल रेगामुफिन को आके उस मालिक ने देखा। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, वो फर्नेस के बिल्कुल पास में ही था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग। अब फर्नेस के पास में होने से फर्नेस की हीट लगती थी, हीट लगने की वजह से उसके जो फटे फूटे कपड़े हैं वो गीले होने लगे, क्योंकि उसकी शरीर से स्टीम रोज मतलब यहाँ पर पसीना निकलने लगा, क्योंकि वो फर्नेस के पास था, उसकी बॉडी से पसीना निकल रहा था और इसके जो कपड़े थे, फटे फूटे कपड़े, वो गीले होने लगे थे। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ। अब आयरन मास्टर जो था, मिल का मालिक था, उसने ब्लैकस्मिथ की तरह काम नहीं किया। ब्लैकस्मिथ ने क्या किया था? बिना कुछ बोले सिर्फ परमिशन दे दी थी। आयरन मास्टर जो था, जो मिल का मालिक था, उसने उसकी तरह नहीं किया। क्या हुआ? हु हैड हार्डली डिजाइन डिगाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और उसने क्या है, उसकी तरफ नजर भर भी नहीं देखा था। ये जो ब्लैकस्मिथ है, उस वो बराबर से उसको देखा तक नहीं था स्ट्रेंजर को, कि वो कौन है, कैसा दिख रहा है, कहाँ से आया है, नथिंग। ही वॉक क्लोज टू हिम, वो उसके पास गया। कौन? आयरन मास्टर। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच, और उसने स्लाउच हैट, उसके चेहरे पे एक स्लाउच हैट पहना हुआ था। हैट, स्लाउच हैट मतलब ऐसी हैट जिसके किनारे मुड़े हुए होते हैं, राइट? ऐसी हैट जिसके साइड्स थोड़े फोल्ड किए हुए होते हैं, ऐसी हैट को उसने हटाया। टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द फेस, उसके सिर पे से वो हैट हटाई ताकि वो उसका फेस बेटरली देख सके। तो मालिक ने ये मेहनत की, वो उसके पास गया, ध्यान से देखा, उसके चेहरे पे से स्लाउची हैट है उसको हटाया ताकि वो उसके फेस को एक बेटर व्यू से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, नील्स ऑलफ। मालिक कहने लगा, अरे ऑफ कोर्स तुम तो नील्स ऑलफ हो। ही सेड, हाउ यू डू यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो? अब यहाँ पर हो क्या है, जो फैक्ट्री का मालिक आया है, क्लोजली लुक लेने पर उसे वो रेड ट्रैप सेलर को क्या बोलता है? तुम तो नील ऑलफ हो। जबकि वो रेड ट्रैप सेलर नील्स ऑलफ नहीं है। मतलब मालिक को गलत फहमी हो गई, उसको लग रहा था कि ये पर्सन मैंने पहले देखा है और इसका नाम नील्स ऑलफ है। अब तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? हाउ डू यू लुक? द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सजो। अब वो आदमी जो, द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर सीन बिफोर, अब वो जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने कभी आयरन मास्टर को नहीं देखा था। रैम्स जो आयरन वर्क्स पे उसने कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट नो व्हाट हिज नेम वाज, उसे उसका नाम भी नहीं पता था। तो व्हाट दे वांट टू से अस इज कि रेड ट्रैप सेलर को, रेड ट्रैप सेलर ने उस रैम्स जो आयरन वर्क वाले का चेहरा भी नहीं देखा था, उसे उसका तो नाम भी नहीं पता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of known. उसने सोचने लगा, वो रेड ट्रैप सेलर, कि ये अगर फाइन जेंटलमैन ऐसा सोचता है कि मैं उसका पुराना कोई फ्रेंड या रिश्तेदार हूँ। एक्वेंटेंस का मतलब होता है फ्रेंड या रिश्तेदार, कोई रिलेटिव दूर का। वो जो रेड ट्रैप सेलर है, उसको लगा कि अगर ये भला आदमी, ये फाइन जेंटलमैन, अगर मुझे अपना पुराना कोई दोस्त या रिलेटिव समझता है तो समझने दो, हो सकता है कि वो मुझे थोड़े से कोनोर, यानी कि क्रोनोर जो है वो करेंसी है, थोड़े बहुत पैसे दे देगा मुझे मेरी दया खाकर। Therefore he did not want to undeceive him all at once.
इसलिए उसने तुरंत ही उसे कोई जवाब नहीं दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है डिड नॉट वांट, नॉट आया और आगे चल के अनडिसीव है, तो दो नेगेटिव हो गए, नॉट मतलब भी नेगेटिव और अनडिसीव में अन आया वो भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब आंसर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर वो बोलना चाहता है वो नहीं चाहता था कि वो उसे धोखा दे, मतलब वो चाहता था कि वो धोखा देगा, राइट। दो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो इन शॉर्ट डिसीव का मतलब होता है एक तरह से चीट करना, तो वो उसे चीट करने को तैयार हो गया, सोचा कि ये मुझे अपना दोस्त समझ रहा है, पुराना रिलेटिव समझ रहा है, चलने दो, मुझे क्या जाता है, हो सकता है मेरे पे दया खा के थोड़े बहुत पैसे दे देगा। यस, गुड थिंग, यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ मी। वो जवाब देता है कि भगवान जाने मेरे साथ सब कुछ डाउनहिल मतलब सब कुछ नीचे आ गया, मतलब तरक्की पूरी चली गई, ही सेड, ऐसा उसने जवाब दे दिया। गॉड नोस, भगवान जाने सारी चीजें पता नहीं कैसे नीचे आ गई मेरे साथ, ही सेड। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, उसने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, आयरन वर्क के मालिक ने कहा। रेजिमेंट मतलब आर्मी का यूनिट होता है, वो कहने लगा कि तुम्हें आर्मी के यूनिट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर मतलब वो फैक्ट्री का मालिक। दैट वॉज द मिस्टेक, यही तुम्हारी गलती थी, तुमने रिजाइन दे दिया। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं उस टाइम पे जॉब पर रहा होता तो इट वुड नेवर हैव हैपेंड, मैं तुम्हें रिजाइन नहीं देने देता, राइट। जो ये आयरन मास्टर है, ये जो रेड ट्रैप सेलर है, उसने सपोज करो कि आयरन यूनिट से रिजाइन दे दिया, ऐसा वो आयरन मास्टर बोल रहा है, राइट। और अगर मैं वहां पर होता तो मैं तुझे रिजाइन करने नहीं देता और तेरी ऐसी हालत नहीं होती। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, चलो अब तुम मेरे साथ घर चलो। मतलब ये जो आयरन फैक्ट्री का आयरन मास्टर जो मालिक है, वो शायद पहले आर्मी में था, और ये जो रेड ट्रैप सेलर है उसे वो समझने लगा है नील्स ओलॉफ, जो कि आर्मी में था, रेजिमेंट में था। नील्स ओलॉफ ने रिजाइन दे दिया और आज उसके हालात इतने बदतर हो गए हैं। आयरन मास्टर अगर उस टाइम पे आर्मी में रहा होता तो वो उसे ये कदम उठाने नहीं देता। अब वो है ना उसे इनवाइट कर रहा है, जो मालिक है फैक्ट्री का वो उसे कह रहा है चल अब तुझे मेरे घर पे चलना ही पड़ेगा, टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। टू गो along up with the manor house, manor house मतलब किसी बड़े घर में जाना, वहां पर उसे रिसीव करने के लिए इस फैक्ट्री का मालिक होगा, जो कि पहले एक आर्मी का, रेजिमेंटल मतलब आर्मी में नौकरी करता था, कॉमरेड मतलब फ्रेंड, एक पुराना सा आर्मी फ्रेंड, उसके घर पे जाना, इस फैक्ट्री का अभी वो मालिक है, उसके बड़े घर में जाना, ये जो है ना वो ट्रैम्प को पसंद नहीं आया। ट्रैम्प मतलब जो विक्टिम है, अपना रेड ट्रैप सेलर, क्यों पसंद नहीं आया? अब उसे डर लगने लगा कि अगर ये तो आर्मी वाला है, इसके बड़े घर में गया, राइट, और बातचीत करते वक्त अगर मैं पकड़ा गया कि मैं वो पर्सन नहीं हूं नील्स ओलॉफ, तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। क्नोनोर लूटने का बात तो दूर रहा, और उसके बाद सजा कोई भुगतनी पड़ेगी तो वो अलग। तो अब इसे लगा कि इससे दूर रहने में ही भलाई है, इसके घर पे मैं नहीं जाऊंगा, कल देखेंगे। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, उसने बोला नहीं नहीं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अपने आप को उसने अलार्म यानी चौकन्ना कर लिया और उसने उसके घर आने से मना कर दिया। रेड ट्रैप सेलर ने मना किया आयरन मास्टर को। ही थॉट ऑफ द 30 क्नोनोर, वो सोचने लगा 30 क्नोनोर के बारे में। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। अब वो सोचने लगा कि इतने बड़े घर में जाऊंगा, ऐसा लग रहा है कि अपने आप को लायन की गुफा में फेंक रहा हूं अपनी मर्जी से। अगर लायन की गुफा में जाऊंगा तो लायन तो खा ही जाएगा, इससे बेटर है कि इसके बड़े घर में जाने की जरूरत नहीं है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं सिर्फ आज की रात यहाँ पे फोर्ज में, यहाँ पर फैक्ट्री में बिता लूं, गर्म अपने आप को कर लूं, एंड देन स्नीक अवे, और यहाँ से मैं निकल जाऊं एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल। इनकॉन्स्पियसली का मतलब होता है अननोटिस्ड, मुझे कोई नोटिस ना करे और मैं स्नीक अवे यहाँ से निकल जाऊं जितना जल्दी हो सके।
मतलब वो सिर्फ यहाँ पे आराम करना चाहता है और फिर यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहता है। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो जो आयरन मास्टर है उसने सोचा कि ये जो आदमी है ना उसको अपना शर्म आ रही है, एम्बरेसमेंट फील कर रहा है क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। तो आयरन मास्टर क्या कहता है, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत शानदार घर है और तुम वहां पे सेट नहीं हो पाओगे, राइट, तुम नहीं आ सकते, ऐसा मत सोचो। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड। उसने कहा कि एलिजाबेथ तो क्या है, डेड, मर चुकी है। एलिजाबेथ कौन होगी, उसकी वाइफ, आयरन मास्टर की वाइफ एलिजाबेथ तो मर चुकी है। एंड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने ऐसा सुना भी होगा कि मेरी वाइफ मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे जो बच्चे हैं वो अब्रोड, फॉरेन कंट्रीज में हैं या बाहर हैं। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरे घर पे मेरी बड़ी लड़की के अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। आज ही हम बात कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी, और हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था कि आज हमारे पास क्रिसमस पे कोई नहीं है, मतलब तुम अगर आ जाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। नाउ कम अलोंग विद मी, मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारे साथ आकर क्रिसमस का खाना एंजॉय करो और उसे जल्दी खत्म करने में, डिसअपियर करने में हमारी मदद करो। तो वो उसे घर पे ले जाने के लिए काफी फोर्स कर रहा है आयरन मास्टर। किसको फोर्स कर रहा है, रेड ट्रैप सेलर को। और उसे वो क्या लग रहा है, वो रेड ट्रैप सेलर उसको लग रहा है कि वो उसके आर्मी का कोई पुराना कोई दोस्त है, नील्स ऑलॉफ करके। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो। जो स्ट्रेंजर था, रेड ट्रैप सेलर, हर बार वो ना बोला ना बोला ना बोला, नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और लास्ट में आयरन मास्टर सोचा कि चलो छोड़ो यार, नहीं मान रहा है तो मैं ही हार मान लेता हूं, और उसने वहां पर उसे मनाना बंद कर दिया।